सो व्हाट इज़ स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एसक्यूएल के अंदर स्टोर प्रोसीजर है क्या, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देन फिर हम मूव करेंगे कि प्रैक्टिकली हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं और उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं एक्सेट्रा। सो व्हाट इज़ स्टोर प्रोसीजर? ए स्टोर प्रोसीजर इज़ अ प्रीपेड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर अगेन एंड अगेन। इन सिंपल वर्ड, स्टोर प्रोसीजर एक चंक है आपके कोड का, आपकी क्वेरी का, ऐसी क्वेरी जो कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर या एसक्यूएल के अंदर बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बार बार वो क्वेरी लिखनी होती है। तो इसके लिए एक कोड के या चंक के फॉर्म पर आप एक प्रोसीजर बना लेते हैं उसी क्वेरी को यूज़ करते हुए, और जब आपने एग्जीक्यूट करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो क्वेरी बनाते वक्त आपने उसके अंदर लिखी होती है वो बिल्कुल उसी फॉर्म पर उसका आउटपुट शो करती है। अगर लिखा हुआ सो इफ़ यू हैव एन क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन, सेव इट एज अ स्टोर प्रोसीजर एंड देन जस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट इट। यानी आप जो कोड बार बार लिख रहे हैं उसके लिए आप स्टोर प्रोसीजर बनाएं, उसे सेव करें और जब आप उसे कॉल करें या एग्जीक्यूट करें तो बार बार उसका आउटपुट वही होगा जो उस कंप्लीट क्वेरी का हुआ करता था जो आप बार बार लिखा करते थे। यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर टू अ स्टोर प्रोसीजर सो दैट द स्टोर प्रोसीजर कैन एक्ट बेस्ड ऑन द पैरामीटर वैल्यू या फिर वैल्यूज दैट इज पास्ड। यानी स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर भी आप बना सकते हैं और विद पैरामीटर भी बना सकते हैं। तो विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर क्या है, ये हम जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी बात। तो स्टोर प्रोसीजर की डेफिनेशन समझने के बाद हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ चलते हैं। तो किसी भी एक टेबल को हम एज्यूम करते हैं पहले। तो हमारे पास एक टेबल थी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP के नाम से, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस सेशन पर जिस पे हम काम कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं उसके स्ट्रक्चर को शो कर देता हूँ कि इसके अंदर रिकॉर्ड क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, मैनेजर नंबर है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है एंड कंट्री है। ये तमाम कंप्लीट इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। आप किसी भी एक छोटी सी टेबल को लेकर भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल यहाँ पर मौजूद है लिहाजा मैं इसी टेबल को यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ जिसमें ये आउटपुट जिसके फॉर्म पर इस वक्त परफॉर्म होकर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से उसका आउटपुट आना चाहिए। तो मैं किस तरह से एक स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा, लिहाजा इसके लिए मुझे सबसे पहले लिखना होगा क्रिएट प्रोसीजर और उसके बाद अपने प्रोसीजर का नाम। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम रखा स्टोर प्रोसीजर EMP, ठीक है। तो ये मेरे प्रोसीजर का नाम है जिसके ज़रिए से मैं इसे कॉल करूँगा। उसके बाद मुझे लिखना होगा एस बिगिन, और जहाँ से आप स्टार्ट करोगे बिगिन करोगे उसके बाद आपने क्या लिखना होगा एंड। तो बिगिन और एंड के दरमियान आपको यहाँ पर क्वेरी लिखनी होगी जिस क्वेरी को आप अपने स्टोर प्रोसीजर का पार्ट बनाना चाह रहे हो। लिहाजा मेरी क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा एक स्टोर प्रोसीजर है जिसके आउटपुट पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। लेट्स सी। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख रहे हैं कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये स्टोर प्रोसीजर आपके डेटाबेस पर बनता कहाँ है? जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है उस डेटाबेस के अंदर जब आप आते हो तो वहाँ पर एक बॉक्स है या फोल्डर है जिसका नाम टेबल है, इसके अंदर आपकी टेबल्स होती हैं। तो आपका स्टोर प्रोसीजर कहाँ होता है? स्टोर प्रोसीजर आपके प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है स्टोर प्रोसीजर। इसके अंदर आपका वो स्टोर प्रोसीजर आकर सेव होगा जो आपने क्रिएट किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हो SPEMP के नाम से स्टोर प्रोसीजर मेरा फॉर्म हो चुका है। तो अब बारी आती है कि हम इसे कॉल कैसे कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप लिखोगे EXEC, उसके बाद अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम। तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। हेयर इट इज कंप्लीट आउटपुट। इसी तरह दूसरे कॉल करने का तरीका ये है कि आप जहां पर EXEC लिख रहे हैं आप पूरा एग्जीक्यूट भी लिख सकते हैं एज लाइक दिस, और आप इसे इस तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक टेबल बनाने के बाद टेबल को अल्टर करते हैं, ठीक है, उसमें एडिट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप स्टोर प्रोसीजर बनाने के बाद भी उसको अल्टर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी स्टोर प्रोसीजर को अल्टर करना चाहता हूं जो स्टोर प्रोसीजर मैंने अभी बनाया है, लिहाजा मैं क्रिएट की जगह लिखूंगा अल्टर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, क्वेरी को चेंज कर रहा हूँ,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट ई नेम एंड जॉब फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू 1। मैं लिख सकता हूँ, ये मेरी एक क्वेरी है जो कि डमी तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ अल्टर को अप्लाई करने के लिए इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर। लिहाजा ये क्वेरी लिखने के बाद मैंने अपने इस कंप्लीट स्टोर प्रोसीजर को सेलेक्ट किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया। आप देख रहे हैं कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। एग्जीक्यूट होने के बाद मैं स्टोर प्रोसीजर को रिफ्रेश भी कर लेता हूँ और ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई दूसरा स्टोर प्रोसीजर तो नहीं बना है। तो ओपन करते हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी दूसरा स्टोर प्रोसीजर नहीं बना है, बल्कि वही स्टोर प्रोसीजर है और हम इसे एग्जीक्यूट कर हम इसे क्रिएट कर चुके हैं अल्टर के फॉर्म पर। अब मैं जब स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय नंबर 1 की बिहाफ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ID नंबर चेंज थी। ठीक है, मैंने तो 1 लिखा था जानबूझ के, यानी इसका मतलब है स्टोर प्रोसीजर तो सही चल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई रिक्वायर्ड डेटा नहीं है जिसकी ID 1 हो, तो लिहाजा कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं आ रहा। मैं दोबारा अल्टर अप्लाई करता हूँ इस पर और अब हम देखेंगे कि सही IDs पे क्या है। तो 1001 लिखना पड़ेगा, 001 लिख देते हैं। अल्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा देखते हैं तो आप देख रहे हो कि वो डेटा लिखा हुआ आ गया जो कि यहाँ पर परफॉर्म हो रहा था। इसी तरह जब आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया है तो आप उसको डिलीट भी करना चाहते हो, यानी ड्रॉप करना चाहते हो, तो ड्रॉप करने के लिए आप लिखोगे ड्रॉप प्रोसीजर और उसके बाद प्रोसीजर का नाम। एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद मैं स्टोर प्रोसीजर को रिफ्रेश करता हूं एंड लेट्स सी। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी स्टोर प्रोसीजर हमारे इस फोल्डर में मौजूद नहीं है। और इसी तरह जब आप इसे एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करेंगे तो couldn't find स्टोर प्रोसीजर SPEMP। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बनाने का तरीका देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि हम इसे एग्जीक्यूट किन 2 तरीकों से कर सकते हैं, फिर हमने अल्टर का कॉन्सेप्ट देखा और फाइनली फिर हमने क्या देखा कि हम इसे ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टोर प्रोसीजर विदाउट एनी नंबर ऑफ पैरामीटर था, यानी जब आप इसे कॉल कर रहे हैं तो कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। आपने सिर्फ ये कहा हुआ है कि इस प्रोसीजर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बेस पर आप अपने आउटपुट को क्या कर दो, परफॉर्म कर दो या फिर डिस्प्ले कर दो। तो अब बारी आती है कि नंबर ऑफ पैरामीटर से क्या मुराद है। ठीक है, यानी जब आप प्रोसीजर कॉल करें तो वहां पर बताएं कि किस डेटा को फाइंड करके तुम्हें लेकर आना है। अभी तो तुमने यहाँ पर वेयर क्लाउज के अंदर हार्ड कोडेड लिखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर पास करूँ तो वो वैल्यू यहाँ पर पास होकर आए, हार्ड कोडेड ना रहे, जो कि एक किसी फंक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से। लिहाजा इसके लिए मैं इस स्टोर प्रोसीजर को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करते हैं, अल्टर की जगह पर हम क्रिएट लिखेंगे और इसका नाम रखते हैं पैरा। ठीक है, SPEMP पैरा। ठीक है, उसके बाद मैंने एज बिगिन लिखा और एज बिगिन से पहले मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन टर्म ऑफ वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम टेबल को देख लेते हैं ताकि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स याद रहे। तो मैं ID और ई नेम प्रोवाइड करना चाहता हूँ और उसके बेस पर तमाम डेटा यानी ये विजिबल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यानी EMP यूज़र दे और इसी तरह नेम भी दे, उसके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें आ जाएं जो आगे लिखी गई। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 वेरिएबल लिखना है और वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ EMPNO। ठीक है, और मैंने इंटीजर डेटा टाइप देख लिया। ठीक है, इसी तरह एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ ई नेम और nvar 50। तो 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर और उसके बाद एज बिगिन। और अब यहाँ पर मुझे वो क्वेरी लिखनी है जिसके बिहाफ पर सर्चिंग चाहिए मुझे। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक, यानी तमाम चीज़ें सर्च करके लाओ, वेयर ई नेम, ये वो ई नेम है जो मेरे वेरिएबल का @ के साथ, लेकिन वाज़ेह रहे यही ई नेम मेरे एट्रीब्यूट का नाम भी है। तो लिखते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है और कहाँ पर एट्रीब्यूट का। लिहाजा वेयर के यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ वेयर ई नेम इक्वल टू @ename। तो यहाँ पर आपके एट्रीब्यूट का नाम होगा और यहाँ पर आपके वेरिएबल का नाम होगा। इसी तरह मैं आगे आऊँगा
सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय नंबर लिखना है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिखना है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल आपके एट्रीब्यूट के बराबर हो और ये वेरिएबल उसी एट्रीब्यूट के बराबर हो जिसके बिहाफ पर आप सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई नेम वेयर एम्प्लॉयड दिस एंड दिस वन। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ एरर, ओके। जो एक गलती तो ये थी कि यहाँ पर कॉमा नहीं था, हमने कॉमा फॉर्म किया है, और दोबारा कोशिश करते हैं। तो एग्जीक्यूट एंड इट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब जब मैं इस SPEMP पैरा को कॉल करूँगा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ EXEC, उसके बाद मैंने नाम लिखा और स्मॉल ब्रैकेट, जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट तो ओपन नहीं करेंगे आप, स्पेस देंगे तो आप देख रहे हो यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर मेंशन है कि आपको वो नंबर ऑफ पैरामीटर बताना है जो आपने प्रोसीजर पर बताया था। तो आप देख रहे हो सबसे पहले आईडी हमें पता है ये इंटीजर है, तो इसके लिए मुझे डायरेक्टली नंबर लिखना होगा। तो मैंने कहा नंबर, कॉमा, उसके बाद जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो n_var_4 का है, और नीचे आप देख रहे हो ई नेम के साथ डेटा टाइप भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप ऊपर स्टोर प्रोसीजर को ना देखें, बल्कि जो इंटेलिजेंस में नीचे ओपन हो रहा है वहाँ देखकर हम अंदाज़ा करेंगे कि हमें अब दूसरा पैरामीटर किस डेटा टाइप पर लिखना है, ठीक है। लिहाजा सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज किया, और मुझे सही आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए ज़रूरी है कि मुझे वो नाम पता हो जो यहाँ पर मौजूद है। तो वो नाम मैंने यहाँ से देख लिया है, और अब मैंने रिक्वायर्ड सही आउटपुट या इनपुट यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो इन टर्म ऑफ पैरामीटर हमारा वही रिक्वायर्ड आउटपुट आ चुका है जो हमारा आना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पर गलत लिखते हो कोई नाम और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो तो आप देख रहे हो कि आपकी क्वेरी तो उसी तरह से फॉर्म हो रही है, लेकिन इस बेस पर या इस पैरामीटर के बेस पर इस टेबल पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यही वजह है कि कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने स्टोर प्रोसीजर को समझा कि स्टोर प्रोसीजर एक ऐसा चंक है आपके कोड का जिसके ज़रिए से आप क्या करते हो, एक जो वो क्वेरी जो बार बार आप अपने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर रहे हो और लिख रहे हो, और वो क्वेरी लॉन्ग है फॉर एग्जांपल, तो वो क्वेरी लिखने के बजाय आप एक उसको स्टोर प्रोसीजर के अंदर लेकर आ जाते हो, और उसके ज़रिए से फ़ायदा ये होता है कि एक वर्ड पर या एक नाउन पर वो प्रोसीजर का नाम होता है, और EXEC या एग्जीक्यूट लिखने के फॉर्म पर आप उसे एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। फिर इसी तरह हमने ये देखा कि हम उसे अल्टर किस तरह कर सकते हैं, यानी एडिट किस तरह से कर सकते हैं, और फिर ड्रॉप यानी डिलीट कैसे करेंगे। फिर इसी तरह जो पैरामीटर के साथ आप यूज़ करते हो उसमें भी काम अल्टर का या ड्रॉप का वैसे ही होगा जैसे अभी हमने विदाउट पैरामीटर पे करा। विद पैरामीटर में फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ आप यहाँ पर हार्ड कोडेड खुद लिख रहे थे कि एम्प्लॉय की आईडी क्या होना चाहिए, अब जब आप उसे कॉल करोगे तो उस वक्त आपको यहाँ पर बताना होगा कि वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हैं जिसके बिहाफ पर आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं।